वेलकम बैक एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लाइट चैप्टर के कुछ कंटेंट के बारे में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और उसके बाद स्फेरिकल मिरर में हम लोगों ने कॉन्केव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में भी स्टडी किया है। और पिछली क्लास में हम लोगों ने 3 स्पेशल रेज के बारे में भी बात किया था। तो थोड़ा सा रिकॉल कराते हैं ताकि आगे का टॉपिक हमारा क्लियर हो। आपको याद होगा कॉन्केव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरह अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है और ये वाला सरफेस पेंटेड सरफेस होता है। जैसा कि आप जानते हैं मिरर में एक साइड जो है बहुत स्मूथ सरफेस होता है, दूसरे साइड पेंट कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि हम लाइट रिफ्लेक्ट बैक होकर इमेज में। अब इसमें हम लोगों ने 3 स्पेशल रेज के बारे में भी बात किया था। तो कॉन्केव मिरर में हमने जाना था ये मिड पॉइंट को हम लोग P करते हैं गोल। उसके बाद हम लोगों को पता है कि ये स्फीयर का पार्ट है, तो यानी इसका कोई ना कोई सेंटर होगा जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर जो लाइन जाती है उस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और एक और पॉइंट है फोकस की बीच में ये जो C से लेके P तक की दूरी को ही हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। याद होगा कि स्फीयर है तो स्फीयर है तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच एक रिलेशन है F = R/2, यानी जो फोकल लेंथ होती है किसी भी मिरर की वो जो रेडियस है उसका हाफ होती है। तो ये भी एक फार्मूला है, इसे याद रखिएगा, न्यूमेरिकल वगैरह लगाने में इसका यूज होता है। या इसको हम इस पर लिख सकते हैं कैपिटल R = 2F, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर 2F के बराबर होता है, F की दुगनी लेंथ के बराबर होता है। अब इसको एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि फोकस पॉइंट को क्या करना है। फोकस करें तो देखो क्या है कि कभी-कभी आप लोगों ने कोई लेंस लिया होगा, अभी मिरर की बात छोड़ रहा हूं, थोड़ा सा लेंस इसलिए क्योंकि आप लोगों के सामने ऐसा एग्जांपल आया होगा। तो जो माइक म्यूट कर दीजिए सभी लोग, सभी बच्चे माइक म्यूट कर रहे हैं। हर्ष नाम का बच्चा है भाई। अब देखिए ये तो पॉइंट है फोकस। जब लेंस देते हैं और लेंस को सनलाइट की तरफ करके ऐसे हम फोकस करते हैं तो क्या होता है कि एक पॉइंट पर बहुत ज्यादा चमकीला रोशनी बनने लगता है, सारी की सारी रेज एक पॉइंट पर आकर मिलने लगती है। क्यों? क्योंकि जब हम कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं तो वो कन्वर्ज करता है, तो सन से आने वाली लाइट को वो कन्वर्ज कर देता है और एक पॉइंट पर मिला देता है। तो लेंस से उस पॉइंट तक की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। तो अब चूंकि मिरर की बात हो रही है तो मिरर के केस में भी ऐसा कुछ होता है। ये कॉन्केव मिरर है और कॉन्केव मिरर की खासियत क्या है कि वो लाइट रेज को कन्वर्ट कर देता है। तो अगर पैरेलल से देखिए इनफाइनाइट से कोई लाइट रे आ रही है तो इनफाइनाइट से कोई लाइट रे आएगी, मान लीजिए सन से लाइट रे है, तो उस लाइट रे को ये फोकस पर मोड़ देगा, ठीक है। इधर वाली पैरेलल रेज को भी फोकस की ओर मोड़ देगा। तो ये जो लेंथ हुई जहां पर मुड़ रहा है फोकस कट कर रहे हैं दोनों रेज और पोल से वहां तक की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। और उस पॉइंट को जहां प्रिंसिपल एक्सिस कट रहा है रेज के मुड़ने की वजह से उस पॉइंट को फोकस पॉइंट कहते हैं, ठीक है। ये टॉपिक रह गया था उस वीडियो में। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि फोकस पॉइंट और फोकल लेंथ किसे कहते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच क्या रिलेशन है। क्या ये टॉपिक क्लियर हो गया सबको? यस सर। हाँ ठीक है। अब बात करते हैं इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्केव मिरर।
इसको मैं आपको इसका GIF भी दिखाऊंगा, एनिमेटेड वीडियो भी, और प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे कि आखिर ये इमेजेस बनते कैसे हैं। इसे हम कैसे प्रैक्टिकल करके देखेंगे या माइंड में कैसे समझाएंगे। तो पहले तो याद करिए वो 3 स्पेशल वेव्स, ताकि वो याद रहेगा। तो आपको मैं 1 by 3 स्पेशल वेव्स दिखा रहा हूं। ये हो गया कंटिन्यूमीटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये ओ। ठीक, अब एक इनफाइनाइट से या पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कोई लाइट रे आ रही है कहीं दूर से, तो नियम याद रखिए, जब भी कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी और सामने कंटिन्यूमीटर होगा, तो वो लाइट रे फोल्ड होकर मुड़कर फोकस से होकर पहला ये स्पेशल रे का केस कि कोई भी लाइट रे। बेटा माइक क्यों ऑन कर रहे हैं, माइक म्यूट रखिए, पूछना है तो। अब देखिए, अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इसके पैरेलल कोई लाइट रे जाएगी तो टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्ट होकर वो फोकस से ही होकर जाएगी। ये पहला नियम है। दूसरा नियम कर रहा है, इसी को जस्ट उलट दिया इसने कि ये C है, ये F है और ये P है, और कह रहा है कि अगर कोई लाइट रे फोकस से होकर जा रही है, कहीं कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, फोकस से होकर मिरर की ओर जा रही है, ठीक है। तो अगर फोकस से होकर मिरर की ओर जाएगी, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वापस आएगी लाइट। याद रहे, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाएगी, और अगर फोकस से जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। और एक तीसरा स्पेशल केस क्या है, तीसरा स्पेशल केस है ये C, ये है, ये P, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और ये पोल। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है, तो जिस रास्ते से लाइट जाएगी उसी रास्ते से लाइट वापस लौट जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर के केस में जिस रास्ते से लाइट जाएगी उसी रास्ते से लौट जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ पेज 185 पर, आप देख सकते हैं अपनी बुक में 3 स्पेशल केस दिया हुआ है। पहला दिया है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो तो फोकस से जाएगी। दूसरा केस दिया है कि अगर फोकस से होकर जाएगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ये देखिए। ठीक, और एक तीसरा केस है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर लाइट जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट होकर जा रही है तो उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। ये तीनों स्पेशल केस समझ में आ गया? यस सर, यस सर जी, बहुत अच्छे। अपने दिमाग में अब इन तीनों केसेस को याद रखिएगा, क्योंकि अब इन केसेस की जरूरत पड़ेगी आपको चीजों को समझने के लिए। चलिए, अब हमारा अगला टॉपिक है इमेज फॉर्म बाय कंटिन्यूमीटर। अब देखिए, अब इसमें पहला केस कह रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज फार अवे बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बहुत दूर कहीं ऑब्जेक्ट है, तो एक कंटिन्यूमीटर बना लेते हैं। ये कंटिन्यूमीटर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया मिड पॉइंट, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और यहाँ पर फोकस हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि इनफाइनाइट पर कहीं बहुत दूर है, तो भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद
अगर इनफाइनाइट की आप बात कर रहे हैं तो इनफाइनाइट के केस की तो बात हम लोग कर चुके हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर से लाइट आ रही है, जैसे सन की लाइट आ रही है, तो उस लाइट रे को कॉन्केव मिरर मोड में कहां कर देगा, फोकस कर देगा। तो वो तो एक अलग टॉपिक है कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे। यस हर्ष क्या बोल रहे हैं? ठीक, अब बात करते हैं। तो अब कह रहा है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहीं दूर हो, तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहां कहीं है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब इस ऑब्जेक्ट से दो लाइट रे लेते हैं। देखिए दो लाइट रे लेकर रे डायग्राम बनाते हैं। आप चाहें तो ज्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि लाइट तो इस ऑब्जेक्ट के हर एक पार्ट से जाएगी, जो भी एरो मैंने बनाया। लेकिन मैं दो रे लेकर बना रहा हूं ताकि साफ साफ इमेज बने। पहले तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पहली रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्ट होकर कहां जाएगी, फोकस से, ठीक। और दूसरी रे जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां बना है। पहली रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस से, और दूसरी रे जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ। तो जिस रास्ते जाएगी लाइट रे उसी रास्ते लौट आएगी। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर एक इमेज बन रहा है। इस ऑब्जेक्ट का नाम ए बी था, तो इसके इमेज का नाम हम रख दे रहे हैं ए डैश बी। भाई इमेज कहां बनेगा, जहां दोनों रे एक दूसरे को कट करे। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। थोड़ा इनलार्ज कर देते हैं, ये देखिए। चलिए ध्यान दीजिए। अब ये ऑब्जेक्ट से एक रे पैरेलल रिफ्लेक्ट होकर फोकस है, और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये दोनों रे देखिए एक दूसरे को यहां पे करना है, इस पॉइंट पर। तो हमारा एक इमेज बना। तो यहां देखना इन्वर्टेड इमेज बना, उल्टी एरो है। यहाँ ऑब्जेक्ट सीधा था लेकिन इमेज उल्टा बना। तो याद रखिए ये किस तरह का इमेज बनेगा, दैट इज रियल इमेज। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए दोनों रे एक्चुअल में एक दूसरे को कट कर रही है। ये वाली रे और ये वाली रे यहाँ पर एक्चुअल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही, इसलिए ये रियल इमेज बना। और क्या करेंगे, कैसा इमेज, रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉल इन साइज। साइज में बहुत छोटा बना। इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था और इनमें इसकी इतनी बड़ी बनी। तो दैट इज द केस वन। कौन सा केस फर्स्ट है, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद हो। अब एक दूसरा केस देखते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये बी, ये एफ, ये सी। अब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया गया, ठीक है। यहाँ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे था, अब इस ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाकर यहाँ अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब ऑब्जेक्ट को रख दिए, तो देखिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे गई, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से जाएगा, फोकस से। और एक रे जा रही है इसकी फोकस से होकर, ठीक, तो जा रही है तो रिफ्लेक्ट होगी, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपने लिया बड़ा सा मिरर, और उस मिरर को आपने यहाँ लगा दिया, और उसकी फोकल लेंथ आपको पता है, तो फोकल लेंथ से दूरी पर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाकर खड़े हो गए, कॉन्केव मिरर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास खड़े हो गए, तो आपकी एक
उल्टी इमेज बिल्कुल आपके बराबर। देखिए अगर ये ऑब्जेक्ट ए बी था, ये ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश ए बी का रियल इन्वर्टेड और इक्वल साइज इमेज बन रहा है। कब बनेगा इक्वल साइज का इमेज, रियल और इन्वर्टेड, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे था ऑब्जेक्ट तो इमेज छोटा था, रियल और इन्वर्टेड ही था, लेकिन इमेज साइज छोटा था। जब इस ऑब्जेक्ट को आगे आया सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यहाँ, तो अब इमेज इक्वल साइज का बन गया, रियल और इन्वर्टेड। अब तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस, when object is between center of curvature and, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं। ये रहा कर्व मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कह रहा है कि यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट को रखिए। अभी देखिए दूसरे केस में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखे थे, तो उसका हमको बिल्कुल उसी साइज का इमेज मिल गया, रियल और इन्वर्टेड। हाँ पहले यहाँ किसी को कुछ पूछना है यहाँ तो पूछ ले, कोई डाउट है तो। यहाँ किसी को कोई डाउट है स्टूडेंट्स? आई एम ऑडिबल? हाँ ठीक है। तो अब देखिए, अब जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिए, तो अब दो एंगल से एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कर देते हैं। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस किए तो ये तो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाएगी, और एक रे इसकी फोकस से होकर जा रही है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर ये दोनों रे एक्चुअल में एक दूसरे को कट रही है, तो यहां इसका इमेज बना। अगर ये ए और बी है ना, इस इमेज का नाम ए डैश बी डैश। अब देखिए जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेकर जा रहे हैं, वैसे वैसे इमेज का साइज बढ़ते जा रहा है। ठीक है, पहले वाले केस में इमेज का साइज छोटा था, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर रखे तो इक्वल साइज का इमेज बना। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे ऑब्जेक्ट ले गए तो अब इमेज का साइज बड़ा बन गया। तो कैसा साइज बना, रियल, इन्वर्टेड एंड लार्ज इन साइज। देखिए रियल क्यों बना, क्योंकि एक्चुअल में रेज एक दूसरे को काट रही है, इन्वर्टेड है, और लार्ज इन साइज, इस ऑब्जेक्ट से बड़ा है इमेज का साइज। ठीक, तो कभी मिरर अगर है और वहां मिरर के सामने हम लोग उसके फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे, तो कॉन्केव मिरर में कॉन्केव मिरर के थ्रू उसका एक बड़ा इन्वर्टेड इमेज बनेगा। अभी प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि कैसे स्क्रीन पर इमेज बनता है। आपको बताया होगा हमने कि दो तरह के इमेज होते हैं, वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। और रियल इमेज हम उनको कहते हैं जब रेज एक्चुअल में एक दूसरे को कट करती है रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो ये रियल इमेज को हम अलग से किसी स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जबकि वर्चुअल इमेज को बाहर स्क्रीन पर हम प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि कैसे रियल इमेज वास्तव में किसी स्क्रीन पर दिख रहा है, यानी शीशे के बाहर, मिरर के बाहर वो इमेज हमको दिखेगी किसी और स्क्रीन पर। अभी हम देखेंगे। अब बात करते हैं थोड़ा और आगे, ऑब्जेक्ट को रखते हैं भाई। अभी तो ऑब्जेक्ट जो है, अभी तो ऑब्जेक्ट कहां था, सी और एफ के बीच में। अब ऑब्जेक्ट को हम रखने जा रहे हैं फोकस पर। थोड़ा और आगे बढ़ा दिए, ये पोल हो गया, ये फोकस,
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कह रहा है कि आप ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दीजिए। चलिए भाई, ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पर रख देते हैं। अब फोकस पर ऑब्जेक्ट को रख दिए, पहली रे फोकस पे जो चलेगी वो ऐसे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जब भी रे जाती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस में वापस आती है। ठीक, और एक रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगी, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर ताकि सही में जिस रास्ते से रे गई उसी रास्ते से रे वापस लौटे। सेंटर ऑफ कर्वेचर का तो यही हम लोग नियम सीखे थे कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए तो उसी रास्ते जाएगी और उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। अब ये दोनों रे को अगर देखें तो ये दोनों रे तो पैरेलल हो गई। अब पैरेलल हो गई तो पता नहीं कहां मिलेंगी, पता नहीं कहां इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो इस केस में हम कहेंगे कि एक रियल इन्वर्टेड और इनलार्ज इमेज बनेगा, बहुत बड़ा इमेज, कहीं बहुत दूर जाके ये दोनों रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम इस केस में कैसा इमेज पाएंगे? रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज इमेज, बहुत बड़ा इमेज। तो आपने देखा होगा कि ये जितना ऑब्जेक्ट को मिरर के पास ला रहे हैं उतना ही ज्यादा क्या हो रहा है, इमेज का साइज बढ़ते जा रहा है, जितना ज्यादा आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर के पास ला रहे हैं उसका साइज बढ़ते जा रहा है। और अभी तक के सारे केस में कॉन्केव मिरर की हम लोग को रियल इन्वर्टेड इमेज मिल रहा है। ठीक, अब एक पांचवा केस है इसमें जिसका नाम मतलब कह रहा है कि जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखिए। अब देखते हैं कैसा इमेज बनता है। इस वाला केस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस इसलिए भी है क्योंकि इस प्रॉपर्टी का यूज जो है आपके टेलीस्कोप वगैरह में भी किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि अब कह रहा है ये पोल है, ये एफ है और ये सी। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को आप पी और एफ के बीच में रख दीजिए, पोल और फोकस के बीच में बहुत पास में रखिए। तो जब बहुत पास रख देंगे तो चलिए पहला रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जाएगा फोकस से होकर रिफ्लेक्ट होने के बाद। ठीक है, इससे आप लोग सही बना लेंगे, थोड़ा सही नहीं होता है। ठीक है, ठीक, और दूसरा रे आपका जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये सेंटर ऑफ जिस रास्ते गया उसी रास्ते वापस लौट आएगा। अब आप इस केस में जरा देखिए कि क्या इस केस में जो रिफ्लेक्टेड रे है ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाले फोकस से रिफ्लेक्ट हुई और ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट हुई, क्या ये दोनों रे कहीं आगे जाकर मिलेंगी? कहीं पर भी? मैं अलाउ कर रहा हूं, मुझे बताइए कि क्या ये दोनों रे कहीं आगे जाकर मिलेंगी बच्चों? नो सर। रेट को अगर देखा जाए एक रे इधर जा रही है, एक रे इधर जा रही है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो क्या कहीं रियल में इंटरसेक्ट करेंगी ये रे? नो सर। रियल में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो इनका इमेज वर्चुअल इमेज बनेगा। देखिए कैसे, अब ये पीछे तो कहीं मिलेंगी नहीं, यानी ये रे कहीं आगे मिलती हुई हमें प्रतीत हो रही है, रियलाइज हो रही है ऐसे। इस पॉइंट पर ऐसा लग रहा है कि कहीं इस पॉइंट पर आकर
मिलेगी रेज कहीं पीछे, तो इसका एक वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज इमेज बनेगा। अगर इस ऑब्जेक्ट का नाम ए बी था तो इमेज का नाम ए डैश बी डैश बनेगा। यानी जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रहेगा तो उसका इमेज वर्चुअल इरेक्ट और लार्ज इन साइज बनेगा। एक केस ऐसा मिलता है कॉन्केव मिरर में जब हमें वर्चुअल इमेज मिलता है, नहीं तो बाकी सारे केस में रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये पांचों केस बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब एक केस कन्वेक्स मिरर का भी देख लेते हैं। कन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो देखिए कन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाला पार्ट होता है, बाहर की ओर उठा वाला पार्ट। यहाँ एक प्रिंसिपल एक्सिस हमने बनाया, दिस इज फोकस, यहाँ फोकस है और यहाँ सेंटर ऑफ फोकस। इस साइड में रहेगा क्योंकि भाई जो एक मिनट ये सब इस साइड रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका कर्व इधर की ओर है, तो ये इधर किसी ऐसे स्फीयर का पार्ट होगा ना, तो इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा और ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया इधर लेफ्ट साइड में। यहाँ है कहीं भी एक ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट रख दिए तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेगा। याद है नियम में हमने सीखा था कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रह जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये तो कन्वेक्स मिरर है, ये तो डाइवर्जिंग मिरर है, फैलाता है, मोड़ता तो है नहीं, तो फैलाएगा तो ये ऐसे इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये कहीं इधर फोकस पे आती हुई प्रतीत होगी। ठीक, ऐसा लगेगा कि फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, रियलाइज होगी सी। तो ये पहली रे होगी और दूसरी रे हम जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये रे ऐसे जिस रास्ते गई रे उसी रास्ते लौट जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर का नियम यही हम लोग सीखे हैं। तो सेंटर ऑफ, अब ये यहां से तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस यही है, शीशा तो यहीं पर है, ये तो वापस घुमा देगा, लेकिन ये आता हुआ कहां से प्रतीत हो रहा है? सी से, और ये वाली रे कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है? एफ से। ये डॉटेड लाइन इसलिए बनाया हूं क्योंकि ये रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ऐसा लग रहा है कि मिरर के पीछे से कहीं से ये ऐसे टकरा रही है, वापस आ रही है, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। यहां पर बन जाएगा इमेज ए बी, मान लो इस ऑब्जेक्ट का था, इमेज का नाम ए डैश बी डैश। तो यहां बस एक ही केस बना के दिखा रहे हैं कन्वेक्स मिरर में। ये कन्वेक्स मिरर है, क्यों एक ही केस दिखा रहे हैं कि आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दीजिए इधर प्रिंसिपल एक्सिस पर, दूर पास, हर एक केस में जो इमेज बनेगी वो इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, और हमेशा ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज कम होगा, हमेशा। कहीं भी आप रख के देख लीजिए। अब प्रैक्टिकल की भी बात होगी। हाँ, यहां तक बात क्लियर हुई सबको? यस यस स्टूडेंट, यस सर। ये कन्वेक्स मिरर भी क्लियर होगा आप लोगों को बेटा? सभी लोग बताइए। बोलिए, बोलेंगे नहीं तो कैसे क्लियर होगा? तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। यस सर। केवल अनुदीप की आवाज आ रही है। चलिए ठीक है, जितना कुछ हमने एक्सप्लेन किया
ये जो 5-6 केसेज कॉन्केव मिरर के और कॉन्वेक्स मिरर का एक केस हमने बताया, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes. वैष्णवी, अन्वेषा, दिव्यांश यही लोग बोल रहे हैं, और इन लोगों की आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं आ रही है मेरे को समझ में। बोलिए कोई, चलिए अच्छा कुछ इमेजेज जीआईएफ दिखाता हूं, उसको भी एक्सप्लेन करके तब प्रैक्टिकल करते हैं जी। ये देखिए जीआईएफ है, पहला वाला केस जो कॉन्केव मिरर में हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद यानी बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, तो उसका आप देख पा रहे होंगे एक रे कैसे गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक फोकस से और इंटरसेक्ट होके इमेज बना। यही हम लोग सीखे थे। देखिए ठीक, देखिए पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से गई, दूसरी रे फोकस से गई पैरेलल हो गई, और तीसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, वो भी देखिए उसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट की है, इसी पॉइंट पर नहीं, और वहीं पर रियल इमेज, रियल इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। कॉन्केव मिरर में जो लास्ट केस हम लोगों ने स्टडी किया, उस लास्ट केस को दिखा रहे हैं कि देखिए जब पोल और फोकस के, अच्छा ये तो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर के केस में कैसे इमेज बन रहा है देख रहे हैं। जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, कहीं भी जाएंगे ऑब्जेक्ट को दूर या पास ले जाएं, हमेशा इमेज पोल और फोकस के बीच में बन रहा है। फिर से देखिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से आता हुआ प्रतीत हुआ, ये फोकस से गया तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया वो प्रतीत हो रहा है, और इंटरसेक्ट हो रहा है देखिए यहाँ, जहां सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस वाला लाइन गया, वर्चुअल इमेज बन रहा है। और ऑब्जेक्ट को आगे या पीछे कहीं भी ले जाइए, इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, और पोल और फोकस के बीच में बन रहा है। क्लियर है यहाँ? ये क्लियर हुआ बेटा कन्वेक्स मिरर वाला? Yes, sir. हाँ, ये देखिए कोई कॉन्केव मिरर है, और इस कॉन्केव मिरर में देखिए ये बच्चा पोल और फोकस के बीच में हो गया है। क्यों? क्योंकि मिरर के बहुत पास है, तो इस वजह से इसका इनलार्ज इमेज और इरेक्ट वर्चुअल इमेज बन रहा है, देखो सीधा, जबकि इससे पीछे वाले लोग जो आ रहे हैं वो उनकी इमेज उल्टी दिख रही है। क्यों? क्योंकि वो फोकस के पीछे हैं, तभी तो उनकी इमेज रियल, इन्वर्टेड और स्मॉल इन साइज इमेज बन रही है। ठीक, ये कॉन्केव मिरर। ये देखिए कन्वेक्स मिरर का एग्जांपल है। अब कन्वेक्स मिरर में देखिए कितना वाइड एरिया दिख रहा है, छोटा सा मिरर है लेकिन उसमें बहुत दूर तक पीछे तक दिख रहा है, बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहा है। तो जो कन्वेक्स मिरर होता है वाइड रेंज को कवर करता है, और इसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है, देखिए सीधा इमेज। इसीलिए आपने देखा होगा जो व्हीकल के रियर व्यू मिरर होते हैं, साइड मिरर होते हैं, उनमें कन्वेक्स मिरर यूज होता है, ताकि बहुत दूर तक की चीजें साफ साफ क्लियर दिखाई दें। आई होप कि क्लियर है यहाँ? Yes. Yes, sir. ठीक, अब चलिए इसका प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। आप सभी को एक टेबल पर दिख रहा होगा ये इंस्ट्रूमेंट, दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज ऑप्टिकल बेंच। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट को ऑप्टिकल बेंच कहते हैं, और ये पिन स्टैंड है, यहां देख रहे होंगे मिरर स्टैंड है। ठीक, और इस पर स्केल बना रहता है, मार्किंग की रहती है, हम देखकर उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, तो अब हम चूंकि ये कॉन्केव मिरर है, तो कॉन्केव मिरर के केसेस की स्टडी करेंगे। तो देखिए कॉन्केव मिरर, ये जो मिरर है, इस मिरर की फोकल लेंथ ऑलरेडी देखिए इस पर लिखी हुई है, 15 सेंटीमीटर है। कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ये ऑलरेडी दिया हुआ, आपको बता दिया गया है। तो अब 15 सेंटीमीटर अगर फोकल लेंथ है,
तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा, कोई बताए? 1 मिनट, हाँ कोई बताए भाई कि फोकल लेंथ अगर 15 सेंटीमीटर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा? सर 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर, बहुत अच्छे, वेरी गुड, 30 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं 2F होता है R इज इक्वल टू, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को ही तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब देखो भाई, ये ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, 2 बोतल, ये 2 बोतल इस मिरर के अगर ये फोकस है मान लो, तो इसको 15 सेंटीमीटर फोकस है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होगा, इतनी दूरी पर, दुगनी दूरी पर। तो अब इससे पीछे बियॉन्ड सी वो बोतल है, इतने दूर है, तो याद है बियॉन्ड सी वाला देखिए अपनी बुक में इमेज। अब हमने इस मिरर को रखा उस बॉटल के सामने, अब बॉटल के सामने देखे तो मैंने क्या कहा था कि रियल इमेज बनता है कॉन्केव मिरर में, और उस इमेज को जब रियल इमेज बनेगा तो उस इमेज को आप किसी अलग स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। मिरर के अंदर जैसे प्लेन मिरर में आप अपना चेहरा देखते हैं तो वो प्लेन मिरर पर हमको वर्चुअल इमेज दिखता है, लेकिन रियल इमेज क्या होता है, किसी स्क्रीन पर अलग से मिरर से हटकर दीवार पर या किसी चादर पर या किसी अलग पेपर पर हम उस स्क्रीन को, उस इमेज को देख सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए यही होने वाला है, ये देखिए एक स्क्रीन हमने लगा रखा है मिरर के सामने और इधर ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, तो इसका इमेज आप लोगों को देखिए दिख रहा होगा, ये सबको इमेज दिख रहा होगा। आई होप क्लियर है सबको, ये इमेज दिख रहा है? यस सर। यस सर। देखिए मैं थोड़ा इसे इधर उधर ले जा रहा हूं तो ये ब्लर हो रहा है और सही जगह पर बिल्कुल क्लियर इमेज आ रहा है, इस स्क्रीन पर वो इमेज मिल रहा है। क्लियर है सबको, दिख रहा है? यस सर। तो अब चलिए अगला इसको देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं और इसके थ्रू आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। हमने क्या कहा था कि कई केस हम लोग ले रहे थे कि फोकल लेंथ अगर 15 सेंटीमीटर है तो मान लो यहाँ तक, तो 30 सेंटीमीटर यहाँ कहीं होगा। आप स्केल पर देख कर भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ स्केल है और इसकी लेंथ इस समय कितना है, 30 पर हमने रखा है, 30, तो 15 यानी 45 और 60 पर ये कहीं होना चाहिए, यहाँ ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो बेटा अब बियॉन्ड सी, यहाँ सी है, अभी सी पर हमने रखा, बियॉन्ड सी का तो एग्जांपल वो बोतल से हमने दिखाई दिया था। अब मिरर के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमने रखा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका देखिए इमेज, ये देखिए स्क्रीन पर ये जो फ्लेम है यहां दिख रहा है, देखिए साफ साफ दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा, क्लियर है, ये दिख रहा है सबको? यस सर। जैसे जैसे इसे एडजस्ट करते जाएंगे, अब जैसे देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे हम बढ़ा रहे हैं इसको ऑब्जेक्ट को, तो देखिए वो ब्लर हो गया, लेकिन उसके फ्लेम की साइज बढ़ रही है। देखिए मैं इसे एडजस्ट कर रहा हूं, अब सी और एफ के बीच में हमने कर दिया ऑब्जेक्ट को। अब देखिए सी और एफ के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को कर दिया है, और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, एफ के पास ले आएंगे तो इसका इमेज का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। ये अभी रहते लैब में तो एक और भी अच्छी तरह से दिखता, अब क्या हो रहा है कि यहाँ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आपको रियल और इन्वर्टेड इमेज दिख रहा होगा और धीरे धीरे उसका फ्लेम का साइज बड़ा भी होता हुआ दिखेगा। एक काम और कर लेते हैं, ये बेटे स्क्रीन को हमने इस तरह कर दिया है स्टैंडिंग स्टेज में,
लेकिन अब देखिए ये जैसे जैसे हम एडजस्ट कर रहे हैं मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को, अब एक केस था याद है कि बहुत पास लेते जाएं, पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में ले जाएंगे तो इसका तो वर्चुअल इमेज बनेगा। पोल और फोकस के बीच में, तो ये देखिए मिरर के अंदर इन लार्ज इमेज वर्चुअल बन रहा, देख रहे हैं, ये वर्चुअल इमेज है और जो है इन लार्ज इमेज है, उससे बड़ा इमेज बन रहा, जो हम लोग लास्ट वाला केस देखे थे। और जैसे जैसे इसे दूर करते जा रहे हैं, देखिए अभी इसी में वो इमेज उल्टा हम दिखाते हैं कैसे रियल और इन्वर्टेड स्क्रीन पर मिलेगा। अब इसे हमने पीछे कर दिया, अब इसका इमेज यहाँ स्क्रीन पर बन रहा है, ये दिख रहा होगा आपको, ये देखिए, सबको दिख रहा है? यस सर। हाँ, ये वो केस है जब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो ये इस तरह से प्रैक्टिकल करके भी, अच्छा ये देखिए ये रियल और इन्वर्टेड है और एक अलग स्क्रीन पर प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से आप जो है प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। अच्छा रियल क्यों है ये? क्योंकि इस कैंडल से जो रेज निकल के जा रही है मिरर के पास, टकरा कर वापस लौट रही हैं, तो टकरा के वापस लौटने के बाद यहाँ रियल में इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से यह इमेज हमको साफ साफ स्क्रीन पर मिल रहा है मिरर से अलग। ठीक है, तो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा इस प्रैक्टिकल के थ्रू। किसी को कोई डाउट है तो बताए। यस, इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? क्लियर हुआ? थोड़ा सा जब आप स्कूल में रहेंगे तो और बेहतरीन तरीके से इसे किया जाएगा। अब यहाँ मोबाइल भी मुझे ही पकड़ना है भाई और बताना भी है, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को स्क्रीन पर रियल इमेज दिख गया होगा। उसके बाद वर्चुअल इमेज भी हमने दिखाया। वर्चुअल इमेज क्या है कि आप प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है, और कन्वेक्स मिरर में भी जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज होता है। और रही बात कॉन्केव मिरर की, तो कॉन्केव मिरर में केवल एक कंडीशन में वर्चुअल इमेज मिलता है, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रहे तभी। जैसे वो लड़के वाला केस अभी मिरर दिखा रहा था मैं, जो उसमें बच्चा वो बहुत पास चला गया था मिरर के, तो वो पोल और फोकस के बीच में खड़ा हो गया था, जिसकी वजह से उसका वर्चुअल इमेज बहुत बड़ा मिल रहा था। नहीं तो बाकी सारे केस कॉन्केव मिरर में रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनाते हैं। तो क्लियर है सबको भाई? यहाँ बताइए यस नो जो भी है, ताकि उसको, हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। आई होप कि अब आप लोग अच्छे से इस चैप्टर को क्लियर कर लेंगे, समझ भी गए होंगे, और पेपर में आएगा तो आप कर पाएंगे। अगर समय हो तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ मिरर एक लास्ट टॉपिक है, उसे देख लेते हैं 5 मिनट में। तो समय है ना आप लोगों के पास? कोई जल्दी में तो नहीं है? नो सर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। चलिए स्क्रीन शेयर करके प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ मिरर की बात कर लेते हैं। ठीक, स्क्रीन शेयर कर देते हैं। ये चैप्टर पीडीएफ ओपन हो गया, लास्ट प्रैक्टिकल यूजेज ये देखिए। प्रैक्टिकल यूजेज में क्या कह रहा है कि जनरली आप जब ईएनटी डॉक्टर्स, आंख नाक गले वाले डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके पास एक हेड मिरर होता है ना, और उस हेड मिरर को अगर आप देखें तो उसमें से जो लाइट है, वहां एक लाइट लगी रहती है टॉप पर, और वो लाइट जब जाती है, कॉन्केव मिरर उसमें लगा रहता है, उस पर जाकर गिरती है, तो वहां से क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम इट गेट फोकस्ड ऑन टू द थ्रोट और ईयर ऑफ द पेशेंट। पैरेलल रेज निकलती हैं और वो जब कॉन्केव मिरर से टकराती हैं तो टकराकर फोकस पर
मुड़ जाती हैं और सारी की सारी रे क्या होगा, नाक जो कान का पार्ट देख रहे हैं डॉक्टर वहां चल जाएगा, या थ्रोट गले में देख रहे हैं वहां पर रोशनी हो जाती है। तो डॉक्टर इज देन एबल टू एग्जामिन दैट पार्ट क्लियरली, तो उससे बहुत ज्यादा लाइट वहां पहुंच जाती है जिससे डॉक्टर आराम से देख सकते हैं। इसी तरह डेंटिस्ट के पास भी आप देखे होंगे कि एक बिल्कुल स्पून जैसा सर्कुलर पार्ट उनके पास होता है, टूल, और वो टूल को दांत के पास जब अंदर ले जाकर लगाते हैं तो लगाने से क्या होता है, वो पोल और फोकस के बीच वाला केस हो जाता है। वो कॉन्केव मिरर होता है जिसकी वजह से टीथ का बड़ा इमेज दिखने लगता है, ठीक है, उसे इनलार्ज करके वर्चुअल इमेज दिखाने लगता है। कॉन्केव मिरर आल्सो सर्व एज रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट इन टॉर्च, जो टॉर्च वगैरह होती है उनमें भी अंदर की ओर, बाहर तो शीशा लगा रहता है ग्लास, लेकिन आप देखेंगे जहां बल्ब लगा होता है उसके चारों ओर कर्वी पार्ट होता है, अंदर एक मिरर लगा रहता है या चमकीला पदार्थ स्मूथ सरफेस लगा होता है कोनिकल टाइप का, तो वो कॉन्केव मिरर का काम करता है। और वो क्या करता है, लाइट उसके फोकस में होती है और फोकस से जितनी लाइट चलती है उससे टकराती है, उन सारी लाइटों को वो पैरेलल कर देता है, जिसकी वजह से टॉर्च में लाइट बीम बड़ी अच्छी निकलती है और हमको सब चीजें दिखाई देती है। कन्वेक्स मिरर के केस में अभी हमने बताया कि गाड़ियों के रियर व्यू देखने के लिए या साइड व्यू देखने के लिए जो मिरर लगा रहता है वो कन्वेक्स मिरर होता है। क्यों? क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा वो रहता है, को कवर करता है, वर्चुअल और स्मॉल साइज इमेज बनाता है, बहुत दूर तक दिखाता है, तो इस ड्राइवर को आसानी रहती है गाड़ी को ड्राइव करने में। फिर अगला पॉइंट दे रहा है, एक ऑप्थेल्मोस्कोप टूल होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि आई स्पेशलिस्ट यूज करते हैं। जैसे ये देखो लेडी यूज कर रही है डॉक्टर, ब्लू कलर का कपड़ा जो पानी है, इनमें कॉन्केव मिरर होता है जिसमें बहुत स्मॉल होल होता है, जिससे क्या होता है ना कि इसको यूज करने से पहले डॉक्टर क्या करते हैं कि आंख में एक आई ड्रॉप डालते हैं, जिससे क्या होता है आंख की जो प्यूपिल है वो थोड़ी चौड़ी हो जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट उसके अंदर से आए और इमेज अच्छी बन सके। इसमें लगा मिरर जो है लाइट को जो एग्जामिन कर रहा है उसकी ओर रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे उनको साफ साफ दिखाई देता है अंदर की क्या कंडीशन है। एंड सी हिज हर रेटिना क्लियरली थ्रू द होल इन द मिरर, ठीक है, तो उनको साफ साफ रेटिना में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो दिख जाती है। वी ऑल नो दैट वी नीड टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग डिस्टेंट हेवनली ऑब्जेक्ट। तो क्या होता है, टेलीस्कोप बनाने के लिए कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है, ठीक है, और भाई क्या होता है, या फिर कर्व मिरर यूज किया जाता है, या तो कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं या फिर जो ये स्पेक्ट्रल मिरर्स हैं इनको यूज किया जाता है, ठीक है। टू टेलीस्कोप मेड बाय यूजिंग मिरर्स आर बेटर इन सेवरल रिस्पेक्ट। लेंस की तुलना में मिरर वाले जो टेलीस्कोप होते हैं वो ज्यादा बेहतर होते हैं, और इनमें एज ए रिफ्लेक्टर इन मिरर्स को यूज किया जाता है टेलीस्कोप में। इसी तरह आप जब किसी बार्बर की दुकान पर जाते होंगे, नाई वगैरह की, तो वहां पर बाल कटाने या पापा शेविंग कराने जाते हैं, तो वहां का मिरर थोड़ा सा चेहरे को बड़ा करके दिखाता है, हल्का बड़ा, तो एक्चुअली उस मिरर में थोड़ा सा कॉन्केव मिरर का भी मिक्सअप होता है, कर्वी होता है हल्का। तो क्या होता है, जिस चेयर पर हम बैठते हैं ना, वो चेयर उस मिरर के फोकस और पोल के थोड़ा बीच में रहता है, जिसकी वजह से हमको वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज इमेज बनता है, जो हम लोग लास्ट वाला केस कॉन्केव मिरर का पढ़ रहे थे, ठीक है, तो इसलिए वहां यूज करते हैं। इसी तरह पेरिस्कोप जो सबमरीन होती है सेना की, वो लोग भी पानी के अंदर से बाहर की ओर देखने के लिए सबमरीन में पेरिस्कोप यूज करते हैं। पेरिस्कोप में क्या होता है कि 45 डिग्री के एंगल पर प्लेन मिरर लगे होते हैं, जिससे इमेज अंदर बैठे आदमी को बाहर की चीजों का इमेज दिखता है।
तो पेरिस्कोप में भी मिरर यूज किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग का क्लियर हो गया सारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या यूज है इसके। कुछ मेरी बातें सुनाई दे रही थी कि इतना देर खाली हम ही बोल रहे थे? हेलो स्टूडेंट। हाँ सर, आ रही थी। हाँ ठीक है बेटा, इसको थोड़ा बुक रीडिंग भी करेंगे तो सेम चीज ही मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन इनका बहुत प्रैक्टिकल यूज है मिरर्स का हमारी डेली लाइफ में। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक Have a यू। nice day, sir. नाइस डे बेटा, Have a nice day, sir. Have a nice day, sir. ठीक है, ये वीडियो कनक क्लासेस पर अपलोडेड रहेगा। जो भी आपके दोस्त साथी नहीं देख पाए हैं वे देख सकते हैं। ओके। Okay.